नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी संतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक वैसे कार्बनिक यौगिक को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक को कहते हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होता है, जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होगा, इसको संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अभी कोई भी सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्बन के परमाणुओं को, हम लोग संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, तो कोई भी संतृप्त कार्बनिक यौगिक है उसकी संरचना प्राप्त करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध द्वारा आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ इस पाठ में हम लोग प्रोपेन की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को क्या करेंगे, एक आबंध के द्वारा जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे और फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो हर एक कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इस कार्बन को देखें, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। इस कार्बन को देखेंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी उसी तरह 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए इसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन रख देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना मिल जाएगी। ठीक है, तो सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन और कार्बन के मध्य में एक आबंध, कार्बन और कार्बन के मध्य में एक आबंध द्वारा जोड़ देंगे और फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा संतृप्त कार्बनिक यौगिक, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक आबंध होता है। ठीक है, इसी तरह संतृप्त कार्बनिक यौगिक के अन्य उदाहरण है आपकी पाठ्य पुस्तक में, जैसे मीथेन है। मीथेन में एक कार्बन है और मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, C2H6 है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध बनाएंगे और बाकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके स्थान पे हाइड्रोजन रख देंगे। ठीक है, उसके स्थान पे हाइड्रोजन रखते जाएंगे, तो इससे हमें इथेन मिल जाएगा। उसी तरह प्रोपेन का हम लोग अभी अभी इसके पिछले स्लाइड में हम लोग देखें कि प्रोपेन को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इत्यादि को भी हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। इसके इस इसका निर्माण, इसकी संरचना को हम दिखा सकते हैं। इसकी जो संरचना है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में, जितना कार्बन है उनके बीच में एक आबंध बना देना है और बाकी की संयोजकता पूरी करने के लिए उसके स्थान पे हमें हाइड्रोजन रख देना है। ठीक है, अब आता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध है अथवा त्रिआबंध है, तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, फिर से सुनिए कि कार्बनिक यौगिक के मध्य में अगर द्विआबंध है या त्रिआबंध है तो उसको हम लोग असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है एथीन, इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र है C2H4। अब
इसको बनाना है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की संरचना बनाना है। तो हम लोग शुरुआत ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक के लिए करते थे। तो हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है यहाँ पे, तो हम लोग कार्बन कार्बन के मध्य में एक आबंध बना दिए। अब एक आबंध बनाने के बाद हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो तो दूसरे भाग में हम लोग क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है, तो संयोजकता पूरा संयोजक और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से रख दिए। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर रही है और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर रही है और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर रही है। अभी कार्बन की संयोजकता 4 है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 ही कार्बन का परमाणु है और 4 हाइड्रोजन का परमाणु है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता को पूरा करने के लिए एक बंधन और बना देंगे और इससे कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध का निर्माण होता है, द्विआबंध का निर्माण होता है। यानी कि हम लोग सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध बनाएंगे, फिर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के लिए और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता को पूरा करेगा। अभी कार्बन की संयोजकता 4 है, तो 1 2 अभी 3 ही हुआ। इस कार्बन के लिए भी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 है, यानी कि कार्बन की संयोजकता 1 कम रही है। तो इस संयोजकता को पूरी करने के लिए हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में एक और बंधन बना देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच का द्विआबंध, ठीक है। तो ये हमारा C2H4 है, C2H4 है, ठीक। अभी चलते हैं हाइड्रोजन का एक अन्य, हाइड्रोजन एवं कार्बन का एक अन्य यौगिक सूत्र है C2H2, इसको हम लोग इथाइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। अब इथाइन कहते हैं, ठीक है। अभी हमें C2H2 का C2H2 की संरचना का निर्माण करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं C2H2 की संरचना का निर्माण करना है। तो हमारे पास क्या होना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य में एक बंधन बना देंगे। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता को पूरा कर रहा है, एक कार्बन इस कार्बन की संयोजकता को पूरा कर रहा है। अभी कार्बन की कुल संयोजकता 4 है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 और 1 2 हुई। इस कार्बन की संयोजकता 1 और 1 2 हुई, यानी कि 2 संयोजकता कम रही है। तो इसको पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच में त्रिआबंध, 2 आबंध और बना देते हैं, यानी कि कार्बन का त्रिआबंध बनता है, ठीक है। तो कोई किसी की भी संरचना लिखनी हो तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध एक आबंध बनाएंगे। उसके बाद उसके बाद हाइड्रोजन के अनुसार उसकी संयोजकता पूरी करेंगे। अगर हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी नहीं हो रही है तो उसके बीच में द्विआबंध बनेगा, जैसा कि इसके पिछले स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं। और उससे भी पूरी नहीं हो रही है तो उसके बीच में त्रिआबंध बनेगा, यानी 3 आबंध बनेगा, जो इथाइन, जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं। अभी ये ध्यान में रखना है कि द्विआबंध या त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसको हम लोग असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक यानी कि एक आबंध वाले कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग तीन कार्बनिक यौगिक के बारे में देखें, C2H6, C2H4, C2H2, ठीक है। ये इसमें
ये हमारा है असंतृप्त का, ये है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसके बीच में कार्बन कार्बन के मध्य में एक बंधन है, ठीक है। और इसके मध्य में कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है और त्रिआबंध है, इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जो कि हम लोग अपने उदाहरण में देख चुके हैं। तो एथीन और एथाइन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, जैसा ये दोनों असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। और हमें ध्यान में रखना है कि जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, जैसा कि एथीन और एथाइन है, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब चलते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय के बारे में। तो अभी हम लोग ब्यूटेन की संरचना हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। ब्यूटेन की संरचना के लिए हमें क्या करना होगा? ब्यूटेन की संरचना के लिए हमें फिर से वही नियम अपनाना होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध बना देना होगा, और फिर उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन को उस हाइड्रोजन उसकी संयोजकता को पूरी करेगा, बाकी जो कार्बन की संयोजकता है उसको हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो ये है C4H10। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, ये तो कार्बन कार्बन के बीच में हम एक आबंध बना दिए। अभी हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। अब 10 हाइड्रोजन है, तो हम सभी इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन रख देते हैं, हर एक स्थान पे हाइड्रोजन रख देते हैं। तो हम कुल 10 हाइड्रोजन है, 4 ऊपर में, 4 नीचे में और 2 इधर, तो 10 हाइड्रोजन है। कार्बन की पूरी संयोजकता पूरी होगी। सब कार्बन, आप हर एक कार्बन को देखेंगे तो देखेंगे कि सब कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी 4, इस कार्बन के लिए भी 4, इस कार्बन के लिए भी 4, कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अभी हम इसका निर्माण एक तरीके से और कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि हम लोग कार्बन और कार्बन का इस तरह से बंधन बनाएंगे और इसकी संरचना को थोड़ा बदल देंगे। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। अब इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 1 4, और इसका 2 हो गया है, तो 1 3 और 1 4, ठीक है। तो हम लोग श्रृंखला को अलग तरीके से, इसकी संरचना को अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। किसी भी, और जो ब्यूटेन है, इसको, इसकी जो संरचना है, इसको हम अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। हालांकि इसका आणविक सूत्र समान है, लेकिन इसकी संरचना अलग अलग है, और ऐसे यौगिक को हम लोग संरचनात्मक समावयन कहते हैं। समावयन, ठीक है। वैसा यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान है, लेकिन उस समान आणविक सूत्र से हम लोग अलग अलग संरचना बना सकते हैं, ऐसे यौगिक को हम लोग संरचनात्मक समावयन कहते हैं। संरचनात्मक समावयन, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक संयावन कहलाते हैं। तो वैसे यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान है, जैसे ये भी C4H10 है, C4H10 है, ठीक है, ये भी ब्यूटेन है, और ये इसका भी जो सूत्र है वो है C4H10, लेकिन आणविक सूत्र तो दोनों का समान है, लेकिन संरचना अलग है। तो वैसे यौगिक को हम लोग कहेंगे संरचनात्मक समावयन कहेंगे। अब है सीधी तथा शाखाओं वाले कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक को, अब हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं कि सीधी श्रृंखला थी,
उसके बाद शाखा वाली श्रृंखला थी, जैसा कि हम लोग ब्यूटेन के केस में देखे, ये शाखा वाली श्रृंखला है, ये सीधी श्रृंखला है, ये सीधी श्रृंखला है, ये शाखा वाली श्रृंखला है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है वो सीधी श्रृंखला में भी उपस्थित रहता है, शाखा वाली श्रृंखला में भी उपस्थित रहता है, और वलय के रूप में भी, कार्बन के वलय के आकार के रूप में भी व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिक कार्बन में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। तो सीधा हो सकता है, यानी एक श्रृंखला हो सकता है, उसमें शाखा हो सकता है, और वो वलय के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। यानी कार्बन और जो कार्बन कार्बन के बीच का जो परमाणु है वो एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ सकता है, शाखाबद्ध तरीके से जुड़ सकता है, और वलय के रूप में जुड़ सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, जिसका सूत्र है, आणविक सूत्र है 6,6H12। तो यहाँ पे ये वलय के रूप में उपस्थित है। ठीक है, अब एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है, हमें पहले ये याद रखना है कि जो कार्बन कार्बन के बीच की जो कार्बन कार्बन के बीच जो बंधन बनेगा वो श्रृंखला के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। कार्बन कार्बन का परमाणु जो एक दूसरे से जुड़ेगा वो श्रृंखला के रूप में उपस्थित हो सकता है, शाखाएं के रूप में उपस्थित हो सकता है, जैसा हम लोग ब्यूटेन के केस में देखे, और वलय के रूप में भी उपस्थित हो सकता है, जैसा साइक्लोहेक्सेन का उदाहरण है। इसके अलावा जो भी ये सीधी श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला है, और जो चक्रीय कार्बन यौगिक है, इसमें संतृप्त अथवा असंतृप्त दोनों यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त मतलब एक बंधन भी हो सकता है, और असंतृप्त यौगिक हो सकता है, यानी द्विआबंध हो सकता है या त्रिआबंध हो सकता है। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला हो या शाखित श्रृंखला हो या चक्रीय कार्बन यौगिक हो, इसमें संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक दोनों हो सकते हैं। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बन यौगिक में सभी संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग इथेन और इथाइन में देखे थे कि वो सीधी श्रृंखला है, लेकिन वो असंतृप्त कार्बन यौगिक था, जैसे C2H2, ये असंतृप्त था, लेकिन ये सीधी श्रृंखला है। इसी तरह अगर C4H8 है, ये सीधी श्रृंखला है। ठीक है, इसका शाखित श्रृंखला भी हो सकता है। इसके अलावा शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब है संतृप्त सीधी श्रृंखला हो या शाखित श्रृंखला हो या चक्रीय कार्बन हो, इन सब में संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। तो ये असंतृप्त यौगिक का उदाहरण है, लेकिन C3H8 ये क्या संतृप्त यौगिक का उदाहरण है। तो ये सीधी श्रृंखला है, लेकिन इसमें ये संतृप्त है, और ये भी सीधी श्रृंखला है, लेकिन ये असंतृप्त है। ठीक है, उसी तरह शाखित श्रृंखला में भी ये संभव है, उसी तरह वलय में भी ये संभव है। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, जिसका आणविक सूत्र है C6H12। ठीक है, ये संतृप्त है, ये संतृप्त यौगिक है, लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन है जिसका आणविक सूत्र है C6H6, ये असंतृप्त यौगिक है। तो श्रृंखला सीधी हो या शाखित हो या चक्रीय कार्बन की हो, सभी में संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ठीक है, अभी तक हम लोग जो देखते आ रहे थे वो सभी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखेंगे। तो वैसा यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनता हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, वैसा यौगिक, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले सभी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जो सिर्फ वैसा यौगिक जो सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना हो, वैसे यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन तीन तरह का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है, जिसका सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है CnH2n, जहां
एन 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन कहते हैं। उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें द्विआबंध होता है, जिसमें एक दोहरा आबंध होगा, उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, ठीक है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या दो आबंध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इ जिसमें कम से कम एक दोहरा आबंध होना ज़रूरी है, उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जैसे कोई कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है? इसमें कम से कम एक भी दोहरा आबंध है कार्बन-कार्बन के बीच में, एक भी दोहरा आबंध है कार्बन-कार्बन के बीच में, तो इसको हम लोग एल्कीन कहेंगे, ठीक है? अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सब कार्बन-कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल मतलब एक आबंध है, तो इसको हम लोग एल्केन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। इसको हम लोग एल्केन कहेंगे। इसको एल्केन कहेंगे, ठीक है? इसको हम लोग एल्केन कहेंगे। और कार्बन-कार्बन के बीच में एक या एक दोहरा आबंध हो या एक से अधिक दोहरा आबंध हो सकता है। तो कम से कम यहाँ पे भी दोहरा आबंध हो सकता है, यहाँ पे एक आबंध हो सकता है, लेकिन कम से कम एक दोहरा आबंध होना ज़रूरी है। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। इसका आणविक सूत्र है CnH2n, जहाँ n 1, 2 कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8। उसी तरह एल्काइन है। अगर एक या एक से अधिक कार्बन-कार्बन के बीच में एक या एक से अधिक त्रि-आबंध हो, यानी कार्बन-कार्बन के बीच में त्रि-आबंध हो, 3 आबंध हो, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए श्रृंखला में, एक से अधिक त्रि-आबंध होना चाहिए, वैसे को हम लोग कहते हैं एल्काइन। तो जैसे कि कार्बन-कार्बन, कार्बन-कार्बन, ये श्रृंखला कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इसके बीच में अगर एक भी त्रि-आबंध है, तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्काइन कहते हैं। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं।